नमस्कार। मैं अशोक राज आप सबका इस कोचिंग संस्थान में हार्दिक स्वागत है। आज जो टॉपिक है मध्यकालीन इतिहास शुरू करने चल रहे हैं। मध्यकालीन इतिहास का हम समझेंगे स्रोत क्या है, इसके साधन क्या हैं, इसके साक्ष्य क्या हैं। कैसे हमको पता लगेगा कि मध्यकालीन इतिहास में ऐसी ऐसी घटनाएं हुई थी। इन घटनाओं से हम क्या क्या जानकारी लेते हैं। हमारे पास कार्ब साहित्यिक स्रोत हैं, कुछ विदेशी स्रोत हैं और कुछ पुरातात्विक स्रोत हैं। इन स्रोतों के आधार पर हम मध्यकालीन इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो मध्यकालीन इतिहास को अगर हम देखेंगे तो दो भागों में बांट देते हैं। मध्यकालीन इतिहास को कितने भागों में बांट देते हैं? दो भागों में। एक सल्तनत कालीन जिसे दिल्ली सल्तनत कहते हैं और दूसरा मुगल कालीन। तो सल्तनत कालीन और मुगल कालीन दो पार्टों में बटा हुआ मध्यकालीन है, जिसमें हम साहित्यिक स्रोत पर सबसे पहले चर्चा करते हैं। ये साहित्यिक स्रोत है, साहित्यिक स्रोत है। साहित्यिक स्रोत पर हम देखेंगे, साहित्यिक स्रोत पर हम देखेंगे क्या है। ये साहित्यिक स्रोत है। ये साहित्यिक स्रोत है। साहित्यिक स्रोत में के बाद में विदेशी स्रोत है, उसके बाद पुरातात्विक स्रोत है। तो सबसे पहले हम साहित्यिक स्रोत की ओर चलते हैं। साहित्यिक स्रोत हमें क्या बता रहा है, इस साहित्यिक स्रोत की ओर हम चलते हैं। ये साहित्यिक स्रोत हमें क्या दिखा रहा है कि हमारे पास क्या क्या किताबें हैं, क्या क्या पुस्तकें हैं, जिनके आधार पर हम मध्यकालीन इतिहास के बारे में विस्तृत अध्ययन करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन प्री में और मेंस में दोनों जगह से पूछा जाता है। आगे हम चलते हैं। साहित्यिक स्रोत के बारे में अगर बात करते हैं, साहित्यिक स्रोत के बारे में, तो ये है साहित्यिक स्रोत। इस साहित्यिक स्रोत में हम देखते हैं कि सल्तनत काल में प्रत्येक सुल्तान के दरबार में अरबी और फारसी लेखक, विद्वान, कवि, इन सब का जमावड़ा लगा रहता था। उनकी रचनाओं से इस काल की महत्वपूर्ण उपलब्धि मिलती है, जिससे हमें संक्षिप्त विवरण प्राप्त होता है। ये साहित्यिक स्रोत है। साहित्यिक स्रोत के साथ साथ में हम देखेंगे आगे जो सबसे महत्वपूर्ण किताब है, ये अलबरूनी द्वारा लिखा गया है। ये है अलबरूनी। अलबरूनी ने जो ये पुस्तक लिखा है, ये कौन है? अलबरूनी है। अलबरूनी ने जो अपनी पुस्तक लिखे हैं, किताब उल हिंद, एक किताब उल हिंद जो पुस्तक लिखा गया है, ये किताब उल हिंद या इसी को कह सकते हैं तहकीक ए हिंद। ये पुस्तक के सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण विशेषता है अरबी भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में लिखा गया? अरबी भाषा में। और ये अलबरूनी प्रथम मुस्लिम भारतविद थे, है ना। सबसे बड़ी विशेषता ये खगोल शास्त्री भी थे और ज्योतिष शास्त्री भी थे। कई विषयों के जानकार ये अलबरूनी महोदय। और सबसे बड़ी विशेषता जो इन्होंने लिखा, तहकीक ए हिंद या किताबुल ए हिंद, किताब उल हिंद, तो भारत की खोज इसे भी कहते हैं। तो तीनों नाम एक ही है, किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद या भारत की खोज। तो ये अलबरूनी महोदय, इनका जन्म अगर बात करें आधुनिक उज्बेकिस्तान में हुआ था। उज्बेकिस्तान के ख्वारिज्म में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? ख्वारिज्म में। ख्वारिज्म में उन दिनों शिक्षा का केंद्र हुआ करता था और एक कई विषयों के जानकार, काफ़ी ज़्यादा पढ़े लिखे और कई विषयों के जानकार थे। आगे हम चलते हैं। आगे यह जो है अगर हम देखते हैं अलबरूनी महोदय की बात करते हैं, तो ये अलबरूनी 1018 से 19 के बीच में महमूद गजनवी की सेना के साथ भारत आए हुए थे।
परंतु स्वतंत्र रूप से भारत का अवलोकन किया है और अपना जो ग्रंथ लिखा है किताबुल हिंद, उसमें भारत के बारे में, भारत की सामाजिक सांस्कृतिक जीवन पर प्रकाश डाला है। यहाँ तक इनके बारे में है। एक और पुस्तक हमारे पास मिलता है चचनामा। चचनामा, ये जो चचनामा देख रहे हैं, ये चचनामा, इसे फतहनामा भी कहते हैं। इस चचनामा को फतहनामा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फतहनामा। फतहनामा, ये फतहनामा मूलतः अरबी भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में लिखा गया? अरबी भाषा में। हालांकि इसके लेखक के बारे में विस्तृत जानकारी नहीं मिलता है, लेकिन किसी किसी को कोई जो है इतिहासकार चचनामा के भी लेखक को मानते हैं। हालांकि चचनामा से हमको क्या मिलता है? अरबों का सिंध विजय का विस्तृत जानकारी प्राप्त होता है। अरबों ने सिंध पर कैसे जीता है, इसके बारे में हमको जो है चचनामा से पता चलता है। और इस चचनामा का बाद में फारसी में अनुवाद जो है इन्होंने कर दिया है अल-कूफी ने। ये नसरुद्दीन कुबाचा के समय में थे। किसके समय में थे? नसरुद्दीन कुबाचा। ये नसरुद्दीन कुबाचा हैं। नसरुद्दीन कुबाचा के समय में फारसी में अनुवाद हो गया है। आगे हम देखते हैं साहित्यिक स्रोत में हमारे पास अगला है ताज उल मासिर। ये जो ताज उल मासिर है भैया, ताज उल मासिर, ये ताज उल मासिर की अगर बात करेंगे, यह हसन निजामी द्वारा लिखा गया है। हसन निजामी द्वारा लिखा गया है ये ताज उल मासिर। ताज उल मासिर का लेखक कौन है? हसन निजामी है। और ये कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में आए थे। कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में है और उन्हीं के समय में लिखा गया है। ये 1192 से 1300 लगभग जो है 6 की घटनाएं हैं और 1206 की घटनाएं हैं। 1206 में अगर देखेंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक पहली बार दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश की स्थापना करते हैं। तो हसन निजामी की पुस्तक ताज उल मासिर यह प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ है, पहला ऐतिहासिक रचना है जिससे भारत में मुस्लिम शासन के प्रारंभ को रेखांकित करती है ना। साथ में यह दिल्ली सल्तनत का पहला जो है सरकारी संकलन है। दिल्ली सल्तनत का पहला सरकारी संकलन है। इसकी खास विशेषता क्या है? ये अरबी और फारसी दोनों भाषाओं में लिखा गया है। इसकी खास विशेषता क्या है? ये अरबी और फारसी दोनों भाषाओं में लिखा गया है। ताजुल मासिर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। दूसरे जो इसमें दूसरा जो है तारीख यामनी। ये जो तारीख यामनी है साहित्यिक स्रोत में है। तारीख यामनी साहित्यिक स्रोत है। इस तारीख यामनी की अगर बात करें, यह मूलतः देखेंगे अरबी भाषा में लिखा गया है। मूलतः किस भाषा में लिखा गया है? अरबी भाषा में लिखा गया है। ये क्या है? तारीख यामनी। तारीख यामनी अरबी भाषा में लिखा गया है। और किसने लिखा है? ये किसने लिखा है? उतबी ने लिखा है। किसने लिखा है? उतबी ने। उतबी ये कौन है? ये भी महमूद गजनवी के दरबार में ही आए थे, उन्हीं के साथ में आए थे, उन्हीं के निजी अधिकारी थे। उतबी जो है निजी अधिकारी थे, उन्हीं के समय में आए थे। इसमें सुबुक्तगीन और महमूद गजनवी के इतिहास की भी जानकारी मिलती है। अगर दूसरी ओर देखेंगे तो दूसरा एक है फक्र मुदबियर आबाद उल हर्ब व सुजाआत। तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये युद्ध कला का वर्णन इसमें है, इम्पोर्टेंट उतना नहीं है। ज़्यादातर इम्पोर्टेंट ये है तारीख यामनी। अरबी भाषा का ग्रंथ है, उतबी द्वारा लिखा गया। महमूद गजनवी के ये निजी अधिकारी थे। इसमें सुबुक्तगुन और महमूद गजनवी के 1020 तक के इतिहास का वर्णन मिलता है। आगे हम चलते हैं। अगला देखिए क्या है? अगला तारीख जहां गुस्सा। ये भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन कभी कभी पूछ सकते हैं। तारीख जहां गुस्सा की विशेषता क्या है? ये अलाउद्दीन अता मालिक जुबैनी ने इसकी रचना किया है। इसमें मंगोलों के आक्रमण की जानकारी मिलती है और चंगेज खां द्वारा
जलालुद्दीन मांगबरनी का पीछा किए जाने का उल्लेख है। दूसरा है सियासतनामा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सियासतनामा। सियासतनामा की अगर बात करेंगे, ये सियासतनामा जो ग्रंथ है, ये जो सियासतनामा ग्रंथ है, ये सियासतनामा की अगर बात करते हैं, ये ग्रंथ किसने लिखा है? निजाम उल मुल्क तूसी ने लिखा है। निजाम उल मुल्क तूसी ने लिखा है और इसमें प्रारंभिक तुर्कों के शासन के बारे में जानकारी मिलती है। प्रारंभिक तुर्कों के शासन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है और इसमें उस समय प्रचलित गुलामी और दासों के प्रशिक्षण की भी व्यवस्था की जानकारी मिलती है। गुलामी और विस्तृत इन सब के भी बारे में जानकारी मिलती है। अगला सियासतनामा के अलावा इसकी पुस्तक का नाम याद कर लीजिए कौन है। अगला प्रश्न की ओर, अगले टॉपिक में चलते हैं। अगला चीज में अगला क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है, तबकात नासरी। तबकात नासरी देखेंगे, यह किसकी रचना है? तबकात नासरी भैया देखिए, यह है तबकात नासरी, बहुत इंपॉर्टेंट है। तबकात नासरी मिनहाज उस सिराज की रचना है। किसने लिखा है? मिनहाज उस सिराज। ये मिनहाज उस सिराज की रचना है। इस मिनहाज उस सिराज में उस समय के जो पैगंबर मोहम्मद पैगंबर से लेकर, पैगंबर मोहम्मद साहब से लेकर नसरुद्दीन महमूद, ये नसरुद्दीन महमूद कौन है? ये गुलाम वंश के 8वें शासक, नसरुद्दीन महमूद गुलाम वंश के 8वें शासक, यहाँ तक का इसमें उल्लेख मिलता है। और इसकी खास विशेषता यह जो मिनहाज उस सिराज हैं, काजी का पद भी धारण किए थे, सदर ए जहां नासरी मदरसे का प्रधान भी बनाए गए थे। और इसकी क्या विशेषता? प्रारंभिक तक वंश के संदर्भ में इसमें अनेक जानकारियां प्राप्त होती हैं। और खास बात है कि इस ग्रंथ की रचना में नसरुद्दीन को दिल्ली का सबसे आदर्श सुल्तान बताया गया है। जो नसरुद्दीन महमूद है, नसरुद्दीन महमूद को किन्होंने यानी कि मिनहाज उस सिराज ने सबसे महत्वपूर्ण सुल्तान बताया है। तो ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा अगर हम बात करते हैं, अमीर खुसरो माने जाने मुस्लिम कवि, जिन्होंने पहली बार हिंदी का खुलकर प्रयोग किया है, अमीर खुसरो का जन्म अगर देखेंगे पटियाली में हुआ था। ये पटियाली कहाँ है? कासगंज जिले में। और ये कासगंज कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। इसका मतलब उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले के पटियाली नामक तहसील में, पटियाली नामक जगह पर जो है अमीर खुसरो का जन्म हुआ है। और इन्होंने अनेक पुस्तकें लिखा है। यहाँ बताऊँ, गलत लिख दिया गया है। तो बलबन से लेकर गयासुद्दीन तुगलक के दरबार तक इन्होंने शासनकाल देखा है। कुल मिलाकर के 8 शासकों का इन्होंने शासन देखा है, 8 सुल्तानों का शासनकाल देखा है। बलबन से लेकर, ये वही बलबन है जो इल्तुतमिश के मृत्यु के बाद से लेकर जब तक गद्दी पर अपना नहीं बैठता तब तक षड्यंत्र का केंद्र गुलाम वंश में बना रखा था। और ये चालीसा दल अर्थात तुर्कान चिहलगानी का ये सरदार था, प्रमुख था। और जब अपना स्वयं सुल्तान बनता है तो चालीसा दल को अर्थात तुर्कान चिहलगानी को समाप्त कर देता है ना। और साथ में इसने जो इकताब व्यवस्था था, इकताब व्यवस्था को भी समाप्त कर दिया था। इकताब व्यवस्था क्या होता था? दिल्ली सल्तनत में अर्थात सल्तनत काल में जो बड़े बड़े अधिकारी थे या बड़े बड़े जो काजी लोग थे, जो बड़े बड़े उच्च अमीर थे, उनको वेतन ना दे करके उनको भूमि का कुछ भाग दे दिया जाता था, जिसे इकता कहते थे, इकता व्यवस्था। इन्हें भारत का तूती ए हिंद या तोतिया ए हिंद, तूती ए हिंद के नाम से कहा जाता था। और निजामुद्दीन ने इन्हें तुर्कल्लाह की उपाधि दिया था। ये निजामुद्दीन कौन थे? निजामुद्दीन जो औलिया हैं उन्हीं के ये शिष्य थे।
निजामुद्दीन के ही औलिया के ये क्या थे, शिष्य थे। यहाँ तक क्लियर हो गया। और ये पहले ऐसे मुस्लिम कवि हैं जिन्होंने हिंदी शब्दों का खुलकर प्रयोग किया है, अपनी रचनाओं में खुलकर हिंदी का प्रयोग किया है, जिसे हिंदवी कहते हैं। हिंदवी का प्रयोग जो है, हिंदी का प्रयोग खुल करके पहली बार जो है कोई मुस्लिम कवि अपनी रचनाओं में या बोलने में करते हैं। आगे इनके बारे में हम समझेंगे। इनकी जो किताब है, अगर किताब की बात करेंगे तो इनकी किताब में सबसे महत्वपूर्ण किताब अगर देखेंगे तुगलकनामा है। तुगलक के नामा के साथ साथ आशिका है। ये आशिका जो पुस्तक है इन्होंने लिखा है कि इन्होंने अमीर खुसरो ने, इसमें जो गुजरात के शासक रायकणदेव थे उन्हीं की पुत्री देवल रानी और अलाउद्दीन खिलजी के बड़े पुत्र खिज्र खां के विवाह का, प्रेम कहानी का वर्णन मिलता है। क्योंकि जब अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात का अभियान किया, उसमें जीता, तो देवकण बाद में बंदी बना लिए जाते हैं और फिर बाद में उन्हीं के साथ में हो जाते हैं। और देवल देवी उन्हीं रायकणदेव की पुत्री हैं, उनका विवाह जो है उनके बेटे से हो जाता है। इसी का उल्लेख है, आगे हम विस्तार में इस पर चर्चा करेंगे। आगे एक इसमें लिखा गया है तुगलकनामा। नूर सिपहिर भी इनका प्रसिद्ध पुस्तक है। साथ में किरान उस सदायन, इसमें बुगरा खां और उनके पुत्र कैकुवाद के बारे में जानकारी मिलती है। तो इतिहास से इनसे हमको विस्तृत जानकारी मिलती है। आगे जो हम देख रहे हैं इसी से ही है, ये इसमें सब दिया गया है। तुगलकनामा में गयासुद्दीन तुगलक के विजयों का उल्लेख मिलता है और आशिका में जो है गुजरात के राजा रायकणदेव की पुत्री के बारे में बता दिया। और खजाइन उल फुतूह में अलाउद्दीन खिलजी के दक्कन अभियान, जो दक्कन है दक्षिण महाराष्ट्र वाला क्षेत्र है, कुछ कर्नाटक का क्षेत्र है, कुछ तेलंगाना का क्षेत्र है, दक्कन का क्षेत्र है, इस पर जो है इसके विजयों का उल्लेख है और इसमें मंगोलों के आक्रमण का भी जानकारी मिलता है। अगली जो पुस्तक है सीरत ए फिरोज शाही। सीरत ए फिरोज शाही उतना इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन ज़्यादातर इम्पोर्टेंट जो है जियाउद्दीन बर्नी की रचना। अगर देखेंगे जियाउद्दीन बर्नी की रचना तारीख ए फिरोज शाही बहुत इम्पोर्टेंट है। तारीख ए फिरोज शाही, यह जो है जियाउद्दीन बर्नी इनकी पुस्तक तारीख ए फिरोज शाही, इस तारीख ए फिरोज शाही में मतलब फिरोज शाह तुगलक के समय अर्थात तुगलक के वंश के बारे में हमको जानकारी मिलती है। अनेक पुस्तकें लिखा है इन्होंने जियाउद्दीन बर्नी ने, और एक ही नहीं कई पुस्तकें तारीख ए फिरोज शाही पर लिखी गई हैं। तारीख ए फिरोज शाही जो है वो कई लोग लिखे हैं। आगे देखेंगे, आगे जियाउद्दीन बर्नी की ही रचना है। इसमें देखिए तारीख ए फिरोज शाही में बलबन के सिंहासन रोहण से लेकर फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल के 6ठे वर्ष तक का वर्णन मिलता है। साथ ही इससे तत्कालीन सामाजिक आर्थिक दशा के भी विषय में जानकारी प्राप्त होती है। फतवा ए जहांदारी पुस्तक में शरीयत मतलब होता है इस्लामिक कानून के अनुसार मुस्लिम शासकों के आदर्श राजनैतिक संहिता का वर्णन मिलता है। आगे एक पुस्तक बहुत ही इंपॉर्टेंट है तारीख ए मुबारक शाही। ये जो तारीख ए मुबारक शाही भैया, इसमें क्या है, इसमें तारीख ए मुबारक शाही जो देख रहे हैं तारीख ए मुबारक शाही, इसकी रचना याहिया बिन अहमद सरहिंदी ने किया है। याहिया बिन अहमद सरहिंदी ने किया है। किसने किया है? याहिया बिन अहमद सरहिंदी ने किया है। और यह सैयद वंश का एकमात्र समकालीन स्रोत है। यानी कि तारीख ए मुबारक शाही से केवल हमें
सैयद वंश के बारे में जानकारी मिलती है। इसका मतलब सैयद वंश के बारे में एकमात्र स्रोत हमारे पास पुस्तक है तारीख मुबारक शाही, जिसकी रचना यहिया बिन अहमद सरहिंदी ने किया। सैयद वंश में कुल 4 ही शासक हुए हैं, जिसमें पहला जो शासक है खिज्र खां, अलाउद्दीन खिलजी का जो बेटा खिज्र खां था वो अलग खिज्र खां है, ये अलग खिज्र खां है। ये खिज्र खां जो है सैयद वंश का संस्थापक, सैयद वंश का जो संस्थापक खिज्र खां है, इसने सुल्तान का पद धारण नहीं किया था, बल्कि रैयत ए आला की उपाधि से ही अपने को संतोष किया। उसी के नाम पर, रैयत ए आला के नाम पर ही केवल शासन किया। इसमें केवल 4 ही शासक आए हैं। उसके बाद में खिज्र खां के बाद में मुबारक शाह आता है, जिसके बारे में इन्होंने यानी कि यहिया बिन अहमद सरहिंदी ने मुबारक शाह के बारे में लिखे हैं। मुबारक शाह को बारे में ज़्यादा प्रशंसा किया गया, उन्हीं को ही यह पुस्तक समर्पित है। इनकी रचना फिरोज शाह, आगे लिखेंगे फुतूहात ए फिरोज शाही। फुतूहात ए जो फिरोज शाही भैया, ये क्या है, इसकी रचना स्वयं फिरोज शाह तुगलक ने किया है। फुतूहात ए फिरोज शाही की रचना स्वयं सुल्तान फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक वंश का प्रसिद्ध राजा, प्रसिद्ध शासक था। इससे फिरोज शाह तुगलक के शासन के प्रबंध के बारे में, कैसे उसने प्रबंध किया, कैसा उसका सैन्य अभियान था, कैसी उसकी नीति थी, इन नीतियों का उल्लेख के बारे में इसमें जानकारी प्राप्त होती है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो आगे चलते हैं। आगे अगर देखेंगे फवाद उल फुआद, ये फवाद उल फुआद क्या है, अमीर हसन सिजवी द्वारा लिखा गया पुस्तक है। फवाद उल फुआद क्या है, अमीर हसन सिजवी द्वारा लिखा गया। इसमें शेख निजामुद्दीन औलिया के वार्तालाप का संग्रह है। तो इसमें 2 चीज इंपॉर्टेंट है। एक तो आपका इंपॉर्टेंट है फवाद उल फुआद, इसकी रचना किसने किया, अमीर हसन सिज्जी है ना। दूसरा इसमें निजामुद्दीन औलिया के वार्तालाप का संग्रह है। निजामुद्दीन औलिया कौन है, ये शेख थे, इनके नाम से दिल्ली में एक स्टेशन भी है, हजरत निजामुद्दीन जंक्शन। तो इससे तत्कालीन धार्मिक, संस्कृत और साहित्य का भी प्रकाश पड़ता है। आगे एक पुस्तक है खैर उल मजलिस, ये इंपॉर्टेंट उतना नहीं, इसलिए इसको छोड़ देते हैं। आगे चलते हैं। आगे जो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमारा जो है विदेशी यात्री, भारत में अनेक विदेशी यात्री आए हैं, उन विदेशी यात्रियों से हमको अनेक जानकारी प्राप्त होती है। इन विदेशी यात्रियों ने पुस्तकें भी लिखी हैं। उन पुस्तकों को पढ़ने से ऐसा पता लगता है कि भारत में इस तरीके की घटनाएं थीं। अभी तो ये साहित्यिक स्रोत था, साहित्यिक स्रोत के साथ साथ अब आ गए विदेशी, जो विदेशी यात्री आए उन लोगों ने भी अपना कुछ पक्ष रखा, अपना उनका सुझाव था, उनका अपना नज़रिया था। विदेशियों का नज़रिया क्लास 12 कक्षा 12 क्लास 12 के एनसीईआरटी का जो भाग 2 है, उसमें भाग 2 में एनसीईआरटी के क्लास 12 के भाग 2 में विदेशी यात्रियों के नज़रिया, क्या नज़रिया था, उसमें आप पढ़ सकते हैं। तो विदेशी यात्री में मार्को पोलो, इनके बारे में अगर हम देखते हैं, ये मार्को पोलो भैया, ये इटली के, मार्को पोलो कहाँ के थे, इटली के यात्री मार्को पोलो कहाँ के, इटली के यात्री। और इन्होंने जो है चीन के सम्राट के भी दरबार में भी गए थे। आधुनिक इन्हें भूगोल का महान पिता भी कहा जाता है, आधुनिक भूगोल का महान पिता भी कहा जाता है। इसके अलावा ये दक्षिण में अगर बात करें पांड्य राज्य में भी गए थे। इसने दक्षिण भारत के सामाजिक जीवन का भी वर्णन मिलता है इसमें। तो दक्षिण भारत में अगर बात करेंगे तो ये दक्षिण भारत है, ये इसमें पांड्य राज्य है। तो पांड्य राज्य में भी इन्होंने वर्णन किया था, पांड्य राज्य में भी गए थे, उसके बारे में भी वर्णन किए हैं। आगे हम चलते हैं। निकोलो डी कोंटी, ये निकोलो डी कोंटी ये इटली के यात्री हैं।
निकोलो डी कॉन्टी कहाँ के हैं? ये इटली के यात्री हैं। निकोलो डी कॉन्टी इम्पोर्टेंट है, इटली के यात्री हैं। इन्होंने जो है दक्कन की यात्रा किया था 1420 में। विजयनगर के शासक देवराय, जो विजयनगर उस समय था दक्षिण में, ये विजयनगर, ये विजयनगर है, ये बहमनी, ये बहमनी है, बहमनी, और ये विजयनगर, ये विजयनगर है ना, ये विजयनगर है। तो विजयनगर के शासक देवराय प्रथम के दरबार में ये गए थे। तो पूछा जाता है निकोलो कॉन्टी कहाँ का यात्री था? इटली का यात्री। 1420 ईस्वी में दक्कन की यात्रा पर गए और विजयनगर के शासक देवराय प्रथम के दरबार में गए। तो ये मेंस में भी लिख सकते हैं, कहीं कहीं लिखने का आता है, और दूसरा प्री में बहुत इम्पॉर्टेंट है ना। इनकी रचना अगर देखेंगे, रचना यात्रा विवरण में तत्कालीन भारत के समाज की, जिसमें रीति रिवाज कैसा था, रहन सहन कैसा था, इसके बारे में जानकारी हमें प्राप्त होती है। ये है निकोलो डी कॉन्टी, इटली के यात्री। आगे जो है देखेंगे फर्नाओ नूनीज। ये फर्नाओ नूनीज कौन है? फर्नाओ नूनीज जो है ये पुर्तगाल के यात्री हैं, घोड़े के व्यापारी थे। तो घोड़े के व्यापारी नहीं याद करना है, लेकिन ये जानना है, ये फर्नाओ नूनीज पुर्तगाली यात्री हैं। 1535 से 37 के मध्य ये विजयनगर के शासक अच्युत राय के दरबार में गए थे और उसका विवरण दिए थे। इसमें आंतरिक कलह तथा गृह युद्ध का भी वर्णन मिलता है। तो फर्नाओ नूनीज पुर्तगाली यात्री, घोड़े के व्यापारी थे और कृष्ण मतलब विजयनगर के शासक अच्युत राय के दरबार में गए थे। आगे कौन है विदेशी यात्रियों में? इब्न बतूता। इब्न बतूता बहुत ही महत्वपूर्ण है। इब्न बतूता के बारे में भी पूछा जाता है। इब्न बतूता के बारे में अगर देखेंगे, ये इब्न बतूता ये विश्व का जो दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप। इस अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप भी कहते हैं। सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक दृष्टि से पिछड़ा होने के कारण अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप कहा जाता है। इसमें कई मरुस्थल भी हैं। सबसे ज़्यादा देश भी मान के चलिए लगभग में आता है, दूसरा सबसे बड़ा महादेश है। तो अफ्रीका में एक यहाँ पर शहर है, एक मतलब देश है जिसका नाम है मोरक्को। ये मोरक्को के ही निवासी थे। इब्न बतूता कहाँ के निवासी थे? मोरक्को के। मोरक्को कहाँ पर है? अफ्रीका में। अफ्रीका में मोरक्को से थोड़ा सा उत्तर में यदि जाएंगे तो आपको मिल जाएगा, थोड़ा सा उत्तर में तो आपको मिलेगा यूरोप महाद्वीप। यूरोप का जो शहर, यूरोप का जो देश है स्पेन और मोरक्को के बीच में एक जल संधि का निर्माण होता है। उस जल संधि को जिब्राल्टर जल संधि कहते हैं, जिब्राल्टर जल संधि। तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आए थे। इब्न बतूता किसके समय में आए थे? यहाँ लिखा भी गया है, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आए थे 1333 ईस्वी में। 8 वर्षों तक ये दिल्ली में काजी के पद पर बने रहे थे। मोहम्मद बिन तुगलक ने इन्हें 8 वर्षों तक दिल्ली में काजी का पद दिया था। काजी क्या होता है? जज होता था। क्या होता था? जज। जज को काजी कहा जाता था दिल्ली सल्तनत में। उसके बाद इन्हें चीन का दरबार, चीन का जो है चीन के दरबार में राजदूत बनाकर भेजा गया था। चीन के दरबार में चीन का राजदूत बनाकर भेजा गया था भारत की ओर से। तो इनकी जो एक ग्रंथ है रेहल्ला, इन्होंने एक पुस्तक लिखा किताब उल लेहला, किताब उल रेहला, मुख्य रूप से रेहला के नाम से जाना जाता है। पूरा नाम किताब उल रेहला है। इस रेहला में भारत के विजय अभियान का उल्लेख मिलता है। आगे हम चलेंगे। आगे अब्दुल रज्जाक। ये अब्दुल रज्जाक कौन है भैया? ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब्दुल रज्जाक की बात करते हैं।
ये अब्दुल रज्जाक हेरात का निवासी, हेरात मतलब ईरान का निवासी था, फारसी का विद्वान। ईरान को पहले फारस के नाम से जाना जाता था, इसका मतलब ये फारसी विद्वान। हेरात का निवासी, हेरात कहाँ पे आता है? हेरात ईरान में ही आता है। ईरान का पहले नाम क्या था? फारस। तो फारस के लोग जो हैं उनको फारसी कहा गया। तो अब्दुल रज्जाक जो है ईरान का निवासी, या फारस का कहिए या हेरात का निवासी कहिए, ये फारसी विद्वान था। 1442 से 43 में यह विजयनगर के शासक देवराज द्वितीय के समय में आया था। देवराज द्वितीय के समय में आया था। ये है देवराज द्वितीय। देवराज द्वितीय के समय में विजयनगर के साम्राज्य में ये दौरा किए हैं। इन्होंने 2 पुस्तक लिखा है। इनकी 2 पुस्तकें अब्दुल रज्जाक की खूब पूछी जाती हैं। एक का नाम है मतलौसा सदाई, मतलौसा सदाई, और दूसरे का नाम है मजमौल बहराई। ये 2 इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं। ये दोनों इंपॉर्टेंट को पूछ लेना है, याद कर लेना है। ये और दूसरा ये, यानी कि मतलौसा सदाई, दूसरा मजमौल बहराई। यहां तक हो गया। आगे हम चलते हैं। आगे एक है ख्वाजा महमूद गवाह, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे ये रूसी हैं, एथनैसियस निकोतीन। ये कौन है? अगर इनकी बात करेंगे तो ये हैं एथनैसियस निकोतीन। ये रूस के यात्री हैं भैया। अभी तक जितने भारत में यात्री आए उनमें से एक ही का नाम, यही एक ही नाम दिख रहा है। ये मतलब रूस की जो यात्री हैं, एथनैसियस रूस के यात्री हैं। ये 1470 में के आसपास दक्कन की यात्रा किए थे। बहमनी के दरबार में गए थे। सबसे बड़ी विशेषता, अभी तक जितने आए थे शासक, सब लोगों ने विजयनगर की यात्रा की है, विजयनगर में गए हैं। जबकि ये किधर में गए हैं? ये बहमनी में गए हैं। कहाँ गए हैं? बहमनी। ये बहमनी में गए हैं। इन्हें देखिए, ये रूस के यात्री हैं, बहमनी गए हैं, और इनका क्या नाम है? एथनैसियस निकोतीन। रूसी यात्री हैं, बहमनी के दरबार में गए हैं। आगे हम चलते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है। एक है जोन राज हैं। ये जोन राज कौन है? ये जोन राज कश्मीर के हैं। कश्मीर का इतिहास ये देते हैं। जोन राज और एक श्रीवर, इन्होंने राजतरंगड़ी पुस्तक लिखा है। इन्होंने भी राजतरंगड़ी लिखा है। और राजतरंगड़ी मुख्य रूप से अगर बात करेंगे, कल्हड़ ने भी लिखा है। तो जो कल्हड़ ने लिखा राजतरंगड़ी, वो पहला है, पहला पुस्तक। उसके बाद में उसी में मान के चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ाते गए, एक के बाद दूसरे, दूसरे तीसरे, उसी में ही बढ़ाते गए राजतरंगड़ी। इसलिए राजतरंगड़ी का मुख्य रूप से कल्हड़ को माना जाता है, जो कश्मीर का इतिहास प्रस्तुत करता है। लेकिन जो जोनराज ने लिखा है राजतरंगड़ी, इसे दूसरा राजतरंगड़ी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दूसरा राजतरंगड़ी। ये दूसरा राजतरंगड़ी कहा जाता है, दूसरा। इसमें 1148 से लेकर 1462 तक के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। जैनुल आबदीन के समकालीन थे। ये पूछा जाता है जोन राज कहाँ के इतिहासकार हैं? जोन राज कश्मीर के इतिहासकार हैं। कश्मीर के बारे में पुस्तकें लिखे हैं जो राजतरंगड़ी के नाम से हैं, दूसरा राजतरंगड़ी। और ये जैनुल आबदीन के समय समकालीन थे। दूसरा कौन है? श्रीवर। श्रीवर ने तीसरा एक जो लिखा है, तीसरा राजतरंगड़ी लिखा है। तीसरा राजतरंगड़ी, इसमें 1462 से लेकर 1486 तक का इतिहास वर्णन मिलता है। जोन राज। अब इस कश्मीर के इतिहास के बारे में अगर देखते हैं तो कश्मीर का इतिहास हमें क्या बताता है? एक कश्मीर के इतिहास में देखेंगे परजाभट्ट और शुक, इन्होंने चौथी राजतरंगड़ी लिखा है। यानी कि उसके बाद में अब 1486 के बाद से श्रीवर ने लिखा 1486 तक,
1486 के से लेकर 1498 तक का इतिहास, कश्मीर का इतिहास इन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है। कौन? प्रजाभट्ट और शुक्ल। और इसके अलावा देखेंगे चंद बरदाई, ये पृथ्वीराज रासो लिखे हैं। और जयानक, अगर जयानक की बात करते हैं, ये जयानक हैं। जयानक ने क्या लिखा है? जयानक ने एक पुस्तक लिखा है। क्या लिखा है जयानक ने? उनकी पुस्तक का नाम पृथ्वीराज विजय। जयानक की पुस्तक का क्या नाम है? पृथ्वीराज विजय। ये पृथ्वीराज विजय किसने लिखा है? जयानक ने लिखा है। किसने लिखा है? जयानक ने लिखा है पृथ्वीराज विजय। और चंद बरदाई ने कौन सा लिखा? पृथ्वीराज रासो। इसमें जो है चौहान वंश के, अर्थात चाहमान वंश के शासक पृथ्वीराज जो तृतीय हैं, पृथ्वीराज तृतीय को ही पृथ्वीराज चौहान कहा जाता है, उन्हीं के बारे में, राजस्थान के बारे में, यानी कि राजपूताना के बारे में जानकारी देते हैं। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। पुरातात्विक साक्ष्य में एक और हम देखते हैं, दिल्ली सल्तनत में अनेक इमारतें भी बनी, जो पुरातात्विक साक्ष्य को दिखाता है। पुरातात्विक साक्ष्य मतलब अनेक प्रकार की इमारतें। उन दिनों दिल्ली सल्तनत में अनेक जो मुस्लिम आक्रांता, मुस्लिम जो शासक हैं, अनेक हिंदू और जैन मंदिरों को, हिंदू और जैन मंदिरों को क्या कर दिया है? नष्ट कर दिया है। अनेक हिंदू और जैन मंदिरों को क्या कर दिया? नष्ट कर दिया। और उनके अवशेष सामग्री से ही मस्जिद का निर्माण कराया। जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ये कुतुबुद्दीन ऐबक जो गुलाम वंश का पहला शासक है, 1206 से 1210 तक रहता है, इस कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुब्बत उल इस्लाम, एक मस्जिद का निर्माण कराया। कुब्बत उल इस्लाम ये मस्जिद है, ये कहाँ पर है? दिल्ली में। 2.5 दिन का फिर झोपड़ा बनवाया। 2.5 दिन का झोपड़ा, ये भी क्या है? एक मस्जिद है। 2.5 दिन का कोई झोपड़ा उपड़ा नहीं है कि झोपड़ा मतलब हट होगा, ये मस्जिद है। 2.5 दिन में बनकर तैयार कर दिया गया। कैसे बनाया था? क्योंकि 2.5 दिन का झोपड़ा जो मस्जिद बना है अजमेर में, वहाँ पहले एक संस्कृत विद्यालय हुआ करता था, विक्रम षष्ठम ने बनवाया था। कुतुब मीनार, कुतुब मीनार कहाँ है? दिल्ली में है ना, मेहरौली स्तंभ वहीं पर भी है। आगे देखेंगे अनेक, इसका मतलब जो ये बने हैं ज़्यादातर मंदिर और जैन मंदिर, हिंदू मंदिर, इनको तोड़ के बने हैं। इसका मतलब उसमें पहले भारतीय परंपरा, भारतीय संस्कृत था, बाद में इस्लामिक परंपरा जोड़ दिए। इसका मतलब जो बने हैं अब वो इंडो इस्लामिक स्थापत्य शैली, यानी कि दोनों का मिश्रण है। इंडो इस्लामिक मतलब भारतीय और फारसी, भारतीय और फारसी स्थापत्य कला दोनों का मिश्रण दिखता है। इसमें अगर देखेंगे सिकंदर लोदी का जो मकबरा है, ये भी दिल्ली में है। सिकंदर लोदी का मकबरा, ये सिकंदर लोदी का मकबरा दिल्ली में है ना, सिकंदर लोदी का मकबरा। साथ में देखेंगे बलबन, बलबन का जो लाल महल है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जो बनवाया गया अलाई दरवाज़ा, और मुबारक शाह खिलजी द्वारा बनवाया गया जो ऊखा मस्जिद, ये बयाना राजस्थान में। गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा, तुगलकाबाद का किला, सिकंदर लोदी का मकबरा, मोठ का मस्जिद बहुत इंपॉर्टेंट है। मोठ का मस्जिद, मोठ का मस्जिद ये दिल्ली में भैया। कहाँ है? मोठ का मस्जिद ये दिल्ली में है। मोठ का मस्जिद किसने बनवाया था? सिकंदर लोदी ने बनवाया था। ये सब ज़्यादातर इंडो इस्लामिक परंपरा की मस्जिदें हैं। इनको देखने से, इनका अध्ययन करने से पता लगता है कि हमारे यहाँ इस तरीके की स्थितियाँ थी। इन लोगों ने धीरे धीरे कुछ को तोड़ दिया और उसी के सामग्री से ही निर्मित करा दिया। अनेक इस तरीके की दिखती हैं। तो ये कुल मिलाकर के साहित्यिक स्रोत की अगर बात करते हैं तो इस तरीके का दिखता है। तो हमारे पास मध्यकालीन इतिहास जानने का हमने एक सरल रूप से नमूना बताया है कि हमारे पास साहित्यिक स्रोत हैं। साहित्यिक स्रोत के साथ साथ क्या है, मतलब विदेशी यात्रियों का विवरण है, और साथ में पुरातात्विक स्रोत हैं। और इनसे जो फैक्ट हैं, फैक्ट तो आपको याद भी करना है, समझना है, समझने के साथ साथ याद भी करना है। 2-4 बार पढ़ने से तो याद हो जाएगा। ये प्री में मुख्य रूप से काम करता है। साथ में मेंस में जब आप लिखते हैं आंसर, उदाहरण के रूप में
जैसे सपोर्ट करने के लिए कैसे सपोर्ट करेंगे, इनका उदाहरण दिया जाता है। बिना सपोर्ट के आंसर साधारण आंसर होता है, अतः साधारण आंसर पे अच्छा नंबर नहीं मिलता है, केवल लेबर चार्ज जैसा ही मिलता है। इसलिए इनकी महती भूमिका है। और यहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि इतिहास जानने का ये स्रोत है। क्या स्रोत है, कैसे हम अध्ययन करते हैं। वीडियो पर अगर आप नए हैं तो वीडियो को, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इस एफर्ट के लिए, इस हमारे प्रयास के लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ आप सबको ज्ञान देने के लिए और अपना कुछ आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि हम भी इसमें लगे हुए हैं। अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे। इसलिए सपोर्ट करना है कि केवल आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने मित्रों में शेयर करिए, ताकि हम आगे ज़्यादा से ज़्यादा कुछ बता सकें। आपको मैटर जो बताया गया इसको नोट कर लीजिए अपने की पॉइंट के रूप में, शॉर्ट नोट के रूप में, ताकि एग्जाम तक ये चीज़ें याद रहें। धन्यवाद।